हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण का इकाई 1 एनवायरनमेंट का यूनिट 1 देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारे इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना है, पहले हम उस पर विचार कर लेते हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर, जिस टॉपिक्स को हमको इस यूनिट के अंदर देखना है वो पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है पर्यावरण क्या है। क्या देखना है पहले हमें, पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट है क्या आखिर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या देखना है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के घटक फिर हमें देखना है। फिर उसके बाद में हमें ये देखना है कि कैसे ये अंतः क्रियाएं कर रहे हैं, ये जो घटक हैं वो कैसे आपस में इनकी अंतः क्रियाएं चल रही होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे, एक मिनट, अंतः क्रियाएं देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि आज के संदर्भ में पर्यावरण के क्या सरोकार है, क्या प्रमुख सरोकार है। ठीक है, तो फिर हम क्या देखेंगे, आज के संदर्भ में पर्यावरण का यानी कि क्या रेलेवेंस है, क्यों जरूरी है इसको सुरक्षित रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि आखिरकार जो हमारा जो ये फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य जाल होता है, ये क्या है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कुछ अंतर देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद में हम सामाजिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में, तो हम ये सभी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे खाद्य एक होता है हमारा श्रृंखला, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा जाल, इसको देखेंगे। तो ये मेन हमारा टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, क्योंकि हमें इस तरीके से पढ़ना है कि पर्यावरणीय समस्याएं क्या है। जैसे कि आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत हमें पर्यावरण की समस्याएं देखनी रहती हैं, है ना। आज के संदर्भ में इसकी उपयोगिता क्या, सरोकार क्या है, प्रमुख सरोकार क्या है। फिर उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि समस्याएं आखिरकार क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक समस्याएं हैं। ठीक, यही सब बातें हमें लास्ट में देखनी है। आई होप आप लोगों को चीजें एकदम समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यदि हम पर्यावरण क्या है उस पर यदि हम चर्चा करें तो जो भी हमको दिखाई देता है ना वो सभी हमारा पर्यावरण ही है। क्या है, जो भी आपके आसपास में जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो पर्यावरण ही तो है। तो वह सभी कुछ जो हमें अपने चारों ओर दिखते हैं, है ना, जो भी हम चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं, उनके साथ जो हम अंतः क्रियाएं करते हैं और जिन पर हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर करता है, वही क्या कहलाता है, वही पर्यावरण कहलाता है। सराउंडिंग्स अराउंड यू, जो भी हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, ठीक है, जो भी हमारे जो आसपास जो हम देख रहे हैं उनके साथ हम अंतः क्रियाएं करते हैं, अन्य जीव अंतः क्रियाएं करते हैं एवं हमारा जीवन निर्भर है, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी प्रकार वह स्थान यानी कि ऐसी जगह जहां हम रहते हैं, जो कार्य हम करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो हवा हम लेते हैं, सामाजिक हमारे जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, लोक साहित्य है, सामाजिक संस्थाएं, ये सभी क्या है, ये पर्यावरण के ही अंग माने गए हैं। क्या माने गए हैं, पर्यावरण के ही अंग माने गए हैं। क्योंकि यदि हम बात करें तो हम जो अपने आसपास यदि हम देखें कि वायु है, तो वायु कहाँ से आई, ठीक, भोजन है, भोजन कहाँ से प्राप्त हुआ, पानी तो हम पीते तो है, लेकिन ये प्राप्त कहाँ से हुआ हमें, जो भी हमें अपने जो डेली लाइफ में जिन भी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ से आता है, फसलों का उत्पादन कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से संतुलन बना हुआ है, फिर पालतू जानवर किस तरीके से रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये बिजली चमकती तो है कैसे, तारे टिमटिमाते तो है कैसे, कुछ तो कारण होगा ना। ठीक है, ये एक जो समाज की यदि हम बात करें
तो एक परिवार है, एक परिवार हम सब मिल करके एक परिवार बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, दोस्त, ये सभी चीजें ये क्या है, कैसे एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, क्या ये सामाजिक पर्यावरण नहीं है? बिल्कुल है। और वो जो हम इससे पहले देखे, क्या वो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सभी चीजें पर्यावरण है, इसीलिए कहा गया है कि ये सभी पर्यावरण के ही अंग माने गए हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन इनसे हमारी अंतः क्रियाएं होती हैं और इस अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हमारे अनुभवों में वृद्धि होती है। जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हवा कहाँ से आई, पानी कहाँ से आया, भोजन तो खा लिया, अरे वाह बहुत बढ़िया तो लगा, लेकिन आखिरकार आया कैसे, कैसे फसलों का उत्पादन हुआ, कैसे मृदा की उर्वरकता मायने रखती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे पर्यावरण के ही अंग माने गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बताया गया है कि इस प्रकार प्राप्त अनुभव पर्यावरण की समान अथवा अलग परिस्थितियों से समायोजन में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, कि यदि जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि नदियां अपना रुख बदल देती हैं, नदियां, तो वो क्या है, तो ऐसा है क्या, नहीं 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 पानी है, पानी है तो हम उसी में चले जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। तो कब कैसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, तो हमारे एक अलग अलग अनुभव है। कि जैसे कि हम बात करें, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के वक्त में खुली आंखों से नहीं देखा जाता, तो उसका भी साइंटिफिक रीजन है। यदि हम स्पिरिचुअल रीजन देखें तो सबका अलग अलग होता है ना। तो ये क्या है, ये हमें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। तो अनुभव जो है, तो पर्यावरण समान अथवा अलग परिस्थितियों में किस तरीके से हम उसे समायोजन करेंगे, तो उसमें वो हमारी सहायता करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मानव अपने और पर्यावरण के बीच होने वाले अंतः क्रिया की उपज है। मानव क्या है? अपने और पर्यावरण के बीच जो हम अंतः क्रियाएं कर रहे हैं, हम उसकी उपज ही तो है। वायु ना चले तो ठीक है, चल जाएगा क्या, हमारा काम चल जाएगा क्या? हाँ चलेगा, नहीं चलेगा ना। थोड़ी देर के लिए भी यदि वायु बंद हो जाए, हम यदि ऐसा देखें, यदि वायु ना चले, पानी हमें ना मिले, तो क्या होगा? तो हम किसकी उपज है? हम, हमारा जीवन किससे है? ये पर्यावरण से ही तो हमारा जीवन है। नहीं तो रहेगा क्या हमारा जीवन? नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या हम अन्य जीवों के ना होने पर अकेले रह पाएंगे? अपना जीवन चला पाएंगे क्या? अन्य जीव ना रहे तो ठीक है, चल जाएगा, कहां से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी अंतर निर्भरता को पहचानना व इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना हम पर्यावरण अध्ययन में करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या पढ़ा जाता है? एनवायरमेंटल स्टडीज में यही पढ़ा जाता है। समझ में आया कि किस तरीके से जो भी हम अपने आसपास, किस तरीके से ये अंतः क्रियाएं चल रही हैं, किस तरीके से हर चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये सभी चीजों का अध्ययन किसमें होता है? एनवायरमेंटल स्टडीज में होता है। जब एनवायरमेंटल स्टडीज में इसका अध्ययन होता है तो इसके कुछ घटक है पर्यावरण के। जी हाँ है। तो क्या घटक है, आइए देख लेते हैं। तो इसका दायरा बहुत विस्तृत और विशाल है। पर्यावरण ये नहीं कि केवल हमारे घर के बाहर निकले, दरवाजा खोले, खिड़की खोले तो बस इतना ही पर्यावरण नहीं। पर्यावरण का दायरा बहुत ही विस्तृत है, साथ में विशाल भी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पानी है, वायु है, ठीक है, ये सभी चीजें बस कुछ मतलब आप लिमिट नहीं कर सकते हो इसको, लेकिन फिर भी इसको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो कैसी वो दो श्रेणियां हैं, आइए देख लें। पहली श्रेणी की यदि हम बात करें तो है पहली हमारी प्राकृतिक पर्यावरण अथवा जैव भौतिकी पर्यावरण। क्या पर्यावरण? मैंने कहा प्राकृतिक पर्यावरण अथवा जैव भौतिकी पर्यावरण। ये क्या है? तो आओ देख लो। इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। समझो इस बात को। मैंने क्या बताया, जो पर्यावरण है, पर्यावरण के घटक की यदि हम चर्चा करें तो इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी दो श्रेणियां हैं? पहली जो श्रेणी है वो प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकीय है। क्या है? जैव भौतिकीय पर्यावरण। और दूसरी कैटेगरी क्या है हमारा? मानव का सामाजिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, सांस्कृतिक
पर्यावरण। ठीक है, ये जो आपका प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकीय पर्यावरण है, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी कैटेगरी है? वो है, पहली है निर्जीव। कौन सी कैटेगरी है? पहली निर्जीव, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है सजीव। ये जो निर्जीव है इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत जैसे कि हम बात करें कि भू आकृतिक कारक आ जाएंगे, जैसे कि मृदा, चट्टाने। ठीक है, क्या आता है? मृदा, चट्टाने। फिर उसके बाद खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, पानी। ठीक है, फिर पृथ्वी, आकाश, सूर्य, ये सब क्या है? ये सभी चीजें भू आकृतिक कारक है। पृथ्वी, आकाश, ठीक है, फिर उसके बाद में सूर्य, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आई? निर्जीव के अंतर्गत आती है। यदि हम सजीव की बात करें तो इसके अंतर्गत आती है हमारी वनस्पति। ठीक है, क्या आ जाता है? वनस्पति, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीवी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब सजीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, आप लोग तो भी सुन लीजिएगा। ये सभी चीजें आगे लिखी हुई हैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। नोट्स भी मिलेगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वनस्पति आ जाता है, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीवी। फिर उसके बाद में जैसे कि जलवायु संबंधी कारक इसके अंतर्गत आते हैं। जलवायु संबंधी कारक क्या होते हैं बताओ तो? जैसे कि जलवायु संबंधी कारक आपके होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया। ठीक है, तापमान हो गया आपका, उमस हो गया, वर्षा, वायु, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आई है? ये सभी चीजें सजीव के अंतर्गत आई हैं। अब रही बात इसकी मानव एवं सामाजिक सांस्कृतिक की, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है हमारा घर, परिवार, रीति रिवाज, रस्में, ये सभी चीजें, हमारे रहन सहन की स्थितियां, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हमारी परंपराएं, व्यवसाय, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? इसके अंतर्गत आएंगे, मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक। साथ ही साथ इसमें क्या आता है? जैसे कि हम अपनी सुविधा के लिए रोड बनवाते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आया? भवन, सड़कें, ये सभी चीजें सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भवन हो गया, फिर उसके बाद में हम सड़कों की बात करें, पुल की बात करते हैं, फिर पूजा स्थल, यानी कि मानव द्वारा जितनी भी विभिन्न वस्तुएं निर्मित हैं, वो सभी आपके मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगेन एक बार समझो, क्या मैंने बताया कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के घटक की यदि हम बात करें तो पर्यावरण को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। पहली श्रेणी है आपकी प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकी, दूसरी है मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। जो प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकी है वो दो श्रेणियों में फर्दर डिवाइडेड है। पहली है निर्जीव, दूसरी है सजीव। निर्जीव के अंतर्गत मृदा, चट्टानी, खनिज, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, ये सभी चीजें आती हैं। सजीव के अंतर्गत आपके वनस्पति, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीवी, जलवायु संबंधी कारक जैसे कि तापमान, उमस, वर्षा, वायु, ये सभी आते हैं। ठीक, फिर जो दूसरी कैटेगरी थी पर्यावरण की, जो दूसरी कैटेगरी थी मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, उसके अंतर्गत घर, रीति रिवाज, फिर मानव द्वारा निर्मित जितनी भी विभिन्न वस्तुएं हैं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। आई होप चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब इसका यही जो कि मैंने वहां पे समझाया है, ये वही यहाँ पे बताया गया है। प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकीय, निर्जीव, सजीव, फिर मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जिसके अंदर घर, परिवार, रीति रिवाज, सड़कें, पुल, पूजा स्थल, यानी कि मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब लेकिन जो अब मैंने थर्ड पॉइंट बताया था आप लोगों को, देखो यहाँ पे जो हम पॉइंट्स टू बी कवर्ड देख रहे थे, पॉइंट्स टू बी कवर्ड में हमने पर्यावरण देख लिया, हमने घटक देख लिया, लेकिन ये कैसे अंतः क्रियाएं करते हैं उस पर अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हम क्या देखने जा रहे हैं? पर्यावरण के घटकों की अंतः क्रियाएं कैसे होती हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो स्वयं संचालित व स्वयं पलित पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अंतः क्रियाएं होती हैं, नहीं दिखाई नहीं दे रही लेकिन होती हैं, और वह सदा संतुलित बना रहता है। सूक्ष्म अंतः क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब बोलोगे कि पेड़ अपना भोजन कैसे बना लेते हैं? ठीक है,
तो पेड़ अपना भोजन कैसे बना लेते हैं? ठीक है, फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या है, आपको दिखाई देता है क्या वो प्रोसेस? नहीं दिखाई देता, लेकिन हो तो रहा है ना, और वो संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आप बोलोगे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम जो है हम हमें पेड़ों के पास से मिलता है, आपको दिखाई देता है क्या? नहीं देता ना, लेकिन हो तो रहा है ना, बस वही है। तो इस तरीके से ये अंतःक्रियाएं चलती हैं। ठीक, तो पर्यावरण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटकों में होने वाली अंतःक्रियाएं अपेक्षाकृत जटिल तो है। पर्यावरण के जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटकों के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो जटिल है। अतः अंतःक्रियाओं का केंद्र कौन है? इन सभी अंतःक्रियाओं का केंद्र मानव ही तो है। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में हमारे आसपास की वे सभी चीजें सम्मिलित हैं जिनका निर्माण मानव अपनी ऊर्जा, औजारों, कौशलों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो आपका जो मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, इसमें मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं आती हैं, तो इसका केंद्र कौन होगा? मानव ही तो होगा। ठीक है, तो संस्कृति के सभी पहलू मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण के अंग होते हैं। मानव द्वारा जो निर्मित जो है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया गया है कि सजीव प्राणियों और उनके पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी कहते हैं, फिर से समझो इसको। ठीक है, अंतःक्रियाएं तो देख लिए कि ये सूक्ष्म तरीके से चल रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है ना, तो इस पर ध्यान दो। क्या बोला गया है कि इकोलॉजी क्या है, पूछा जा सकता है। तो इकोलॉजी है कि सजीव प्राणियों और उनके पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों के, जो सजीव प्राणी हैं और उनके पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से सजीव प्राणी और उनका अपना पर्यावरण है और कैसे ये संबंध है, उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यूनानी भाषा में यदि हम देखें तो इको का अर्थ क्या होता है? घर। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इको का अर्थ क्या होता है? घर होता है। ये कौन सी भाषा में है? तो यूनानी भाषा में है। ठीक है, अतः पारिस्थितिकी सजीव घटकों की पारस्परिक अंतःक्रियाएं और साथ में ही पर्यावरण के जीवित घटकों की के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। क्या बताया गया कि इकोलॉजी क्या है? तो सजीव घटकों की पारस्परिक अंतःक्रियाएं, आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, और साथ में ही पर्यावरण के जीवित घटकों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। यानी कि यदि हम कुल मिलाकर के एकदम सिंपल शब्दों में देखें तो जो भी सजीव घटक है उनके साथ जो अंतःक्रियाएं हो रही हैं उसको ही आप क्या बोलोगे? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी बोलोगे। ठीक, आगे बढ़ो। इस विशाल धरती पर जीव जंतु तथा पौधों के प्रत्येक प्रजाति के लिए उनके जीवन के अनुकूल विशिष्ट निवास की व्यवस्था है। बिल्कुल तो है तो सही बात है। तो लेकिन इसमें आखिरकार यदि हम देखें तो प्राणियों की अंतःक्रियाएं जिन सीमित निर्धारित क्षेत्रों में होती है उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। पहले हमने देखा, आपसे पूछा जाएगा कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी है कि जो जीवित सजीव घटक हैं उनके पर्यावरण और किस तरीके से वो आपस में अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, आप उसका यदि आप अध्ययन करते हो तो उसको आप इकोलॉजी बोलोगे। लेकिन फिर इकोसिस्टम आपसे पूछा जाएगा तो प्राणियों की अंतःक्रियाएं जिन सीमित निर्धारित क्षेत्रों में होती हैं तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। आप जहां रहते हो वहां पे क्या है, क्या अवेलेबल है, तो उसके साथ में जो आपकी अंतःक्रियाएं हो रही है तो वो आपका इकोसिस्टम बनेगा। समझ में आया कि ये यदि हम देखें तो पर्यावरण तो विशाल है, विस्तृत है, लेकिन आप कहाँ हो, आप किस तरीके से किन चीजों के साथ में आप अंतःक्रियाएं कर रहे हो, तो सीमित निर्धारित क्षेत्रों में जो अध्ययन, जो आपके सीमित निर्धारित क्षेत्रों में जो है वो क्या कहलाता है? इको सिस्टम कहलाता है। ठीक है, प्राणियों की अंतःक्रियाएं जिन सीमित निर्धारित क्षेत्रों में होती हैं उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। बात एकदम क्लियर है आप लोगों को? एग्जाम में आएगा तो गलत तो नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग।
आगे क्या बताया गया है? आगे है हमारा, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, उसको पहले हम लोग समझते हैं। जो एक खाद्य श्रृंखला है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फूड चेन बोलते हैं। ये हाँ जी हाँ, बिल्कुल हमें तो पता है कि फूड चेन बोलते हैं, लेकिन है क्या ये फूड चेन? आओ देख लेते हैं कि फूड चेन क्या है। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक आ जाते हैं, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। क्या क्या आता है आपकी फूड चेन के अंतर्गत? फूड चेन के अंतर्गत सबसे पहले आपके आएंगे प्रोड्यूसर्स। कौन आता है? प्रोड्यूसर्स। फिर उसके बाद में आपके कौन आते हैं? प्रथम उपभोक्ता, यानी कि फर्स्ट कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसको बोलते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। ये है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद में आपके आते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो यह श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। प्रोड्यूसर्स कौन है? पौधे हैं। और पौधों को टिड्डा खा जाता है, टिड्डे को खरगोश खा जाता है, खरगोश को हिरन जैसे जीव खाते हैं। तो ये एक श्रृंखला बन जाती है। पहले क्या था? पहले थे पौधे, ठीक है। पौधों को कौन खा गया? टिड्डा खा गया। फिर उसके बाद में कौन खा गया? खरगोश। अब बना लेना आप लोग खरगोश। फिर उसके बाद में हिरण खा गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया? ये एक आपका चेन बन गया। इसी को आप बोलोगे फूड चेन, ठीक है। खाद्य श्रृंखला कि वो उसका भोजन, वो उसका भोजन, वो उसका भोजन, वो उसका भोजन। क्लियर है? लेकिन बात आती ये कहां से बना लिए भाई अपना भोजन? तो जैसा कि मैंने बताया, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे पेड़ अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हम लोग क्लास 4th या 5th में पढ़े हुए होते हैं ये चीज, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जो 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है, जबकि 90% ऊर्जा विलुप्त हो जाती है। अधिकतर खाद्य श्रृंखला में 4 से 5 कड़ियां होती हैं। 4 से 5 कड़ियां, जैसे कि ये एक कड़ी, ठीक है। जैसे पेड़, टिड्डा, खरगोश, हिरण, ये कड़ी इसको बोलते हैं। तो 4 से 5 कड़ियां होती हैं, ऐसा बताया गया है खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब सजीव घटक, और उनका वो अपने पर्यावरण से किस तरीके की अंतःक्रियाएं करते हैं, उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है, इकोलॉजी। और फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि आपका इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो हम जहां रहते हैं, जो हमारा जो एक निश्चित दायरा है, उसके बीच में किस तरीके से हमारा अंतःक्रिया हो रहा है, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अपने हमारा जो अपना इकोसिस्टम है, उसके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, तो वो एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण और जल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले स्तर पर कौन आता है? शाकाहारी जीव आते हैं, जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधों को उत्पादक, उत्पादन का काम, प्रोड्यूसर्स है ये। कौन है ये? प्रोड्यूसर्स है। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? प्रोड्यूसर्स तो हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं कि ये फूड चेन के अंतर्गत प्रोड्यूसर्स आए, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, डिकम्पोजर्स, ये आखिरकार है क्या, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो उत्पादक है, तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव जंतु आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर हैं। प्रोड्यूसर्स कौन? जो चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से जो वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं, वो है प्रोड्यूसर्स आपके, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आ गया? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आए हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? तो जैसे कि भेड़, बकरी क्या खाती है? पेड़ पौधे वनस्पतियां खाती है ना, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हुई, ठीक है। हाथी, हिरण, गाय, खरगोश, चूहा, बंदर, ये सभी कौन है? ये सभी शाकाहारी हैं, वेजिटेरियंस हैं ये, ठीक है, शाकाहारी हैं। और शाकाहारी जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। तो वे पेड़ पौधे या उनके फल खाकर के ही जीवित रहते हैं। ये क्या है? ये पेड़ पौधे
और उनके फल खा करके जीवित रहते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला गया है। कौन है ये? प्राइमरी कंज्यूमर्स है। ठीक है, ये किस पर निर्भर है? वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने क्या देख लिया, बकरी, गाय, बंदर, खरगोश, हाथी, ये सभी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो गए। फिर द्वितीय श्रेणी के कौन है? तो इसमें वो सभी जीव आते हैं जो प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, तुम उसको खाओ हम तुमको खाएं। ठीक, बस वैसी है। तो इस तरह के जीव मांसाहारी होते हैं और प्रथम उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं और भक्षण करके वे जीवित रहते हैं। जैसे कि मेंढक, मेंढक कीड़ा खा लेता है। जैसे मछलियां कीड़े खाती हैं कि नहीं? बिल्कुल। कीट खाने वाले पक्षी, ठीक है, छिपकली जैसे जीव जंतु, ये सभी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ये जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता थे ना, ये उनको ही खा जाते हैं। प्रथम उपभोक्ताओं को खाते, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाने वाले, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा गया है। फिर आते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये भाई ये कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता हुए? आओ देख लें। ये इसके अंदर वह सभी जीव आते हैं जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जैसे कि भालू, गीदड़, लोमड़ी, शेर आदि। भालू, गीदड़, लोमड़ी, शेर आदि ये सब कौन है? ये सभी आपके द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी खा जाता है। शेर खा जाता है क्या? बिल्कुल खा जाते हैं, शेर खा जाएंगे। लोमड़ी, गीदड़, भालू ये सभी किसको खा गए? द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में कौन आ गया? जो प्रथम को खाया। प्रथम में कौन आया? जो उपभोक्ताओं को खाया, जो उत्पादक को खाया, वनस्पति, ये सब समझ में आ रहा है? श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला है। फिर उसके बाद में आते हैं डिकम्पोजर्स, अपघटक। ये कौन है? तो इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवी आते हैं, जो कि ये कौन है? ये मृत जीव जंतु और वनस्पतियों को आहार बनाकर सूक्ष्म अवयवों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे, है ना, और उन्हें सड़ाकर नष्ट कर देते हैं। और मृत भक्षी जीव दूसरे मृत जीव जंतुओं को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जल को मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे समझो ये डिकम्पोजर्स कौन है? डिकम्पोजर्स की यदि हम बात करें, सैप्रोफाइट्स की बात करते हैं, अपघटक की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवी आते हैं और जो कि मृत जीव जंतु और वनस्पतियों को आहार बनाकर सूक्ष्म अवयवों में तोड़ देते हैं। फिर अल्टीमेटली क्या निकल करके आता है? मृत भक्षी जीव दूसरे मृत जीव जंतुओं को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ठीक है, इसको तैयार करते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़े। फिर उसके बाद में आता है, तो हमने क्या देख लिया? फूड चेन डिस्कस कर लिया, खाद्य श्रृंखला हमने देख ली। अब क्या आएगा आपका? फूड वेब आएगा, खाद्य जाल आएगा। देखो खाद्य जाल क्या होता है? जो श्रृंखलाएं होती, जैसे कि मैंने क्या बताया कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में 4 से 5 रहेंगे जो कि आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये पहली श्रृंखला हो गई, ये दूसरी श्रृंखला हो गई, तीसरी श्रृंखला। अब इसको एक साथ आप जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका खाद्य जाल बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगा। समझ में आओ देख लें। तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर, जो अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, वो जब आपस में मिल जाती हैं तो एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, समझ में आए? जैसे कि हम मछली की बात करें, ठीक, अब मछली क्या है? यदि हम देखें तो वो छोटे कीड़ों को खा रही है, ठीक है, छोटे कीड़ों को खा रही है। तो लेकिन मछली को कौन खा गया? मछली को तो आपके यदि हम देखें तो मछली को कौन खा लेगा? ये मछली कौन सी श्रेणी की है? पहले आपको ये श्रृंखला में देखना है, फिर उसके बाद मछली को मानव भी तो खाता है। खाता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल खाता है। ठीक है, तो ये क्या है? अलग अलग, जो जैसे कि यदि हम बात करें कि यदि हम छोटे कीड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक, जैसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि यदि हम बात कर रहे हैं घास, यहां से ये वाले टेबल से आपको अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें घास, तो घास को तो खरगोश भी खाया और खरगोश को बाज खा गया। ठीक है, फिर उसके बाद घास को टिड्डा खाया और टिड्डे को बाज खा गया। ये एक श्रृंखला हुई।
थोड़ा कलर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, है ना। ये शायद येलो दिखाई दे, जी हाँ बिल्कुल येलो दिख रहा है। जैसे फिर उसके बाद घास को तो टिड्डा खाता है, और फिर टिड्डे को छिपकली खा जाती है, छिपकली को बाज खा जाता है। ये तीसरी श्रृंखला हो गई। जैसे कि घास है, घास को चूहा खाया और चूहे को बाज खा गया, ये क्या है, तीसरी श्रृंखला। घास को चूहा खाया, चूहे को सांप खा गया, लेकिन सांप को भी बाज खा गया। ठीक, जैसे कि घास को बकरी खाई, बकरी को मनुष्य खा गया। कौन खा गया? मनुष्य खा गया। तो देखो घास तो है, लेकिन केवल एक ही श्रृंखला में बस आ गया क्या और वो खत्म हो गया? नहीं, ये क्या है, अलग अलग लोग, अलग अलग पूरी यानी कि विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में ये जुड़ी हैं। अब जब जुड़ी हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फूड वेब, खाद्य जाल कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? बस यही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसमें एक मिनट, पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। इसमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है ना विभिन्न दिशाओं में। कैसे वो विभिन्न दिशाएं? अलग अलग देखो, ये घास को टिड्डा खाया, टिड्डे को छिपकली खाया, यानी अलग अलग। ये अल्टीमेटली छिपकली को क्या सांप नहीं खा सकता? क्या बिल्कुल खा सकता है। ठीक है, तो कहीं से भी कोई भी किसी को खा जाता है। ये क्या बन जाता है? ये आपका फूड वेब बनता है। तो विभिन्न पोषण स्तर में भोजन प्राप्त हो जाता है। ये नहीं कि केवल इसको बस खाएंगे तो ही पेट भरेगा, नहीं, अलग अलग तरीके। अब मनुष्य शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि मनुष्य एक अलग, पहले तो वो शाकाहारी, वो अलग श्रृंखला चलेगी, मांसाहारी अलग श्रृंखला चली। तो इस तरीके से यानी कि भोजन तो इन्हों को किसी भी विभिन्न पोषण स्तर से इनको भोजन प्राप्त हो जाता है। ये होता है आपका फूड वेब, खाद्य जाल। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब जो लास्ट था हमारा आज का जो टॉपिक, वो था आपका पर्यावरणीय समस्याएं वर्सेस सामाजिक समस्याएं, यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं बनाम सामाजिक समस्याएं। इसको हम, जो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है, जो कि आपका पहला यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं क्या है ये। तो सामाजिक पर्यावरण का उद्भव पारिस्थितिकी तथा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रियाओं द्वारा होता है। सामाजिक पर्यावरण आया कैसे? मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं इसके अंतर्गत आई। समाज आया, समाज के अंतर्गत जो रीति रिवाज, संस्कृति, ये सभी चीजें कहाँ आती हैं? सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आती। रीति रिवाज कैसे आया? रीति रिवाज बनाया कौन? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य उसको फॉलो कर रहे हैं। मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो फॉलो कौन करेगा? तो जो पारिस्थितिकी तथा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है, वो सामाजिक पर्यावरण का वहां से उद्भव होता है। ठीक है, तो ये दो तरफा प्रक्रिया होती है। ये दो तरफा प्रक्रिया कैसे? सामाजिक पर्यावरण देख रहे हैं ना हम लोग, तो दो तरफा प्रक्रिया कैसे? तो जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देती है, ठीक उसी प्रकार समाज भी प्रकृति को आकार देता है। प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने समाज को आकार दिया है। तो वहीं हम देखेंगे कि समाज ने भी तो प्रकृति को आकार दिया। तो ये दो तरफा है, ये नहीं कि एक तरफ से काम चल रहा है, नहीं, दोनों तरफ से चल रहा है। ठीक है, तो उदाहरण यदि हम देखें तो जो सिंधु गंगा में बाढ़ के मैदान उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, जो सिंधु गंगा, जो इंडो गैंगटिक जो बेसिन है, वो क्या है? वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है वो। ठीक है, तो सामाजिक जो पर्यावरण है एवं जो प्राकृतिक पर्यावरण है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसकी उच्च उत्पादक क्षमता के कारण यह घनी आबादी का क्षेत्र बना हुआ है। इंडो गैंगटिक प्लेन की यदि हम बात करें तो घनी आबादी है आपके वहां पे, है ना। फिर ठीक इसके विपरीत यदि हम देखें तो राजस्थान के मरुस्थल केवल पशुपालकों को ही सहारा देते हैं, जो अपने पशुओं के चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं। मरुस्थल में तो जाकर के हर कोई नहीं बसा हुआ है। क्यों? तो वहां से हमें ये समझ में आया कि समाज कौन? मनुष्य। समाज का मतलब क्या होता है? मनुष्य। ठीक है, हम समाज कैसे बना? हम आप जो ये है मिलकर के तो समाज बनाते हैं। लोग
ही तो मिलकर के समाज बनाया है। तो समाज भी बसता वहां पे है जहां पे कुछ होगा खाने पीने के लिए। अब आप मरुस्थल में जाकर के रह रहे हैं, न खाने को है न पीने को कुछ नहीं है, तो आप रहोगे क्या? वहां नहीं रहेंगे, चले आएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार पारिस्थितिकी मनुष्य के जीवन तथा उसकी संस्कृति को आकार देती है। ठीक है, अब आप रह रहे हो, आप वहां पे रीति रिवाज संस्कृति ये सब फॉलो करोगे तो किस तरीके से देखो पारिस्थितिकी का यहाँ पे प्रभाव पड़ा कि वहां पे आपका निर्माण हो सके सामाजिक पर्यावरण का। क्लियर है? बातें समझ में आई? फिर उसके बाद में जो सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा यह बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन पर्यावरण की सोच तथा प्रयास को एक आकार देते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा हमें क्या बताई है? ये बताई कि जो सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन। अब देखो ये बताओ कि आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे, यदि हम देखें कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, क्यों जाते हैं? किसकी तलाश में जाते हैं? रोटी कपड़ा और मकान, सिंपल सी बात है ना। तो एक स्थान से उठ करके हम दूसरे स्थान पर चले आए, हम खाने कमाने के लिए चले आए। ठीक है, तो क्या बोला गया कि भाई हम यहाँ पे क्या करने आए? हम खाने कमाने के लिए आए हैं। वहां पे नहीं मिला तभी तो, समझ में आया? तो ये क्या है? तो यहाँ पे बताया गया कि सामाजिक पारिस्थितिकी विचारधारा यह बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन पर्यावरण की सोच तथा प्रयास को आकार देते हैं। अब आप रह रहे हो अपने घर में, आप पेड़ पौधे वृक्ष, आप खेत खरीद लिए, यानी कि भूमि खरीद लिया, वहां पे खेती कर रहे हो, ये सभी चीजें पूरा एक क्या बन गया? सिस्टम पूरा सब बन गया है। ठीक है, तो विभिन्न सामाजिक वर्ग विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संबंधित मामलों को देखते तथा समझते हैं। हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पर्यावरण संकट की जड़ें सामाजिक असमानताओं में देखी जा सकती है। तो फिर कहां से ये पर्यावरण में फिर समस्याएं कैसे आई? पहली बात तो निर्माण किसने किया? अब ये सिंपल सा समझो आप इस बात को कि ये समाज कैसे बना? समाज मनुष्यों से बना। मनुष्य जब मनुष्य है तो उनसे ही तो समाज है। ठीक है, अब हम रह रहे हैं तो हम अपने उपयोग की चीजें बना लिए, फिर उसके बाद में पेड़ पौधे ये सब फसल ये हम लगाने लग गए, सब कुछ काम चलने लग गया, उत्पादन भी हो रहा है और हमारी जितनी भी जो हमारी आवश्यकताएं, संपत्ति का निर्माण, घर सड़क पुल, ये सब कौन बनाया? मनुष्य ने बनाया। फसल कौन लगा रहा है? मनुष्य लगा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में इंडस्ट्रीज कौन लगाए? मनुष्य लगाए। सामाजिक यदि हम देखें तो वो इंडस्ट्री को कौन सेटअप किया है? इंसानी तो सेटअप किया है। क्या वहां से प्रदूषण निकला? हाँ निकला। किस पर असर किया? प्रकृति पर असर किया। क्या समाज प्रकृति पर असर डाला? बिल्कुल डाला। फिर उसके बाद देखो बाढ़ आया, क्या समाज पर असर हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। बादल फट गया, समाज पर असर हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। तो दो तरफा है, तुमने मुझे मैं तुम्हारे उपयोग की वस्तुएं दिया, प्रकृति क्या दी? उपयोग की वस्तुएं दी, हमने उसका दोहन किया तो प्रकृति रुष्ट हुई। समझ में आ रहा है? एक सिंपल सा फंडा समझो, सिंपल सा फंडा है। तो बस वैसा ही है। तो ये पर्यावरण कैसे अकेले काम कर रहा है? कुछ नहीं, सब अंतःक्रियाओं के माध्यम से हो रहा है सब कुछ। क्या है? तो वही बताया गया है कि इस प्रकार से पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका पर्यावरण तथा समाज में आपसी संबंधों में परिवर्तन है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो मैंने पढ़ा वो ये है कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका पर्यावरण तथा समाज में आपसी संबंधों का परिवर्तन है। मत करो दोहन इतना ज्यादा। क्यों इतना सरकारें क्यों कदम उठा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोको? जो हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता जा रहा है। ठीक, क्यों इतना ज्यादा? अब मतलब कि बोला गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को यूज करो, आप बस यूज करो, आप ट्रेन यूज करो, ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में क्या बोला गया? आप प्राइवेट व्हीकल्स को ज्यादा यूज मत करो। क्यों? क्योंकि उसमें से यदि हम देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है जो कि हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। समझ में आया? इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कि इतना ज्यादा मत निकालो, कि आप सीधा क्या करते हैं इंडस्ट्रीज डायरेक्टली। यदि हम कानपुर जैसे, केवल एक जगह की बात नहीं है, बहुत जगह की बात,
हो रही है, लेकिन कानपुर जैसी जगह को यदि हम देखें तो डायरेक्टली गंगा में पूरा वो अपनी पूरी कंपनियों का पूरा कचरा कानपुर गंगा नदी में प्रवाहित होता है, यमुना में पूरा सीधा जाता है, सॉरी गंगा मैंने गलती से कह दिया, यमुना में पूरा जा रहा है। तो ये कहाँ से, ये कैसे हो रहा है, केवल मैंने तो एक एग्जाम्पल बताया है, लेकिन यही कारण है। यदि हम देखें तो नॉइज पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, इतनी सारी जो पॉल्यूशन हो रहे हैं, किसने किया? हमने ही तो किया है, हमने ही किया है ना, बिल्कुल हमने ही किया है। तो इसका अर्थ है कि विभिन्न समूहों के बीच संबंधों में जब परिवर्तन आएगा, पुरुष तथा स्त्री, ग्रामीण तथा शहरी लोग, जमींदार तथा मजदूर सब आपस में सब समझे, है ना, तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन विभिन्न ज्ञान व्यवस्थाओं और भिन्न ज्ञान तंत्रों को जन्म देगा, जो पर्यावरण का प्रबंधन सुचारू रूप से कर सकेंगे। आप केवल रहना वही है, करना वही है, बस जैसे कि बोला गया आपकी प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक को कम यूज करो ना। बाजार में सब्जी लेने जा रहे हो, थैला लेकर के जाओ अपना, वहां से प्लास्टिक मत मांगो, मत मांगो पॉलीथीन, पॉलीथीन है, अरे झोला लेकर के जाओ अपना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं इसके पीछे। तो हमको केवल करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी व्यवस्थाओं में थोड़ा सा परिवर्तन ला देना है और सब कुछ काम सुचारू रूप से चलने लगेगा। क्योंकि यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति निश्चित रूप से अपना बदला जरूर ले लेती है। जो इतनी सारी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो क्या है, वो इसी का तो परिणाम निकल करके आते हैं ना, ठीक है। तो ये जो आपका यूनिट 1 था, आपका जो पर्यावरण, क्या जो आपका पर्यावरण, स्वयं के पर्यावरण को समझना, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया हो। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग निश्चित रूप से बिल्कुल पूछिएगा। लेकिन आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।